Hello everyone, welcome to the channel The Next Generation Nurse. I am a student of BSc Nursing third year and I have started this YouTube channel to guide you out throughout your journey. In this channel, you will be getting all the clinical related tips, scenario related topics, and a very clear and concise video of all the subjects of nursing. Firstly, we are starting with the pathology subject of BSc Nursing third year. So, if you get this video a good one, hit a like button and please share, comment and subscribe. So we are starting with the pathology first. Pathology first में 3 chapters आते हैं, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजिकल टेस्ट. तो हम बाकी के चैप्टर्स को फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी. So, introduction to the pathology. The word pathology is derived from 2 Greek word. जो word pathology है वो 2 Greek word से मिलकर बना है, pathos and logos. 2 Greek word कौन कौन से? pathos and logos. pathos का मतलब होता है disease और logos का मतलब होता है study. pathos वर्ड जो है उसका मतलब है डिसीज और लॉगस का स्टडी. तो जो सिंपल वर्ड्स में बोले तो पैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड और फंक्शनल डिसीज़. इसमें हम जो भी डिसीज़ है उसको स्ट्रक्चरली कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है या फिर वो फंक्शनली कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, हम ये पढ़ते हैं. अब ये जो डिसिप्लिन है पैथोलॉजी का, ये एक ब्रिज बनाता है. इट फॉर्म्स अ ब्रिज, इट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन बेसिक बायोलॉजिकल साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. यानी जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके बीच में कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? पैथोलॉजी सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है. पैथोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है. पैथोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड बॉडी कैविटीज एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक वेरिएशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स. तो जो पैथोलॉजी है ये स्टडी होती है मैक्रोस्कोपिक यानी जो लार्ज लेवल पे, या फिर माइक्रोस्कोपिक जो स्मॉल लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं हमारे ऑर्गन में, टिश्यूज़ में या फिर बॉडी कैविटीज़ में. अब ये जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं? इसमें लिखा हुआ है इनहेरिटेड जेनेटिक वेरिएशंस, यानी जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक चेंजेस, उसकी वजह से. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? लाइक हाइपॉक्सी एंड इस्चीमिया, इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे. एंड हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स, यानी हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स लाइक कुछ पीपल होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को ऑल्टर करता है. तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं जो हमारे डिसीजेस को कॉज करते हैं, और इन्हीं कॉजेज़ की वजह से जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं हमारे टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, उनको हम पैथोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. ये जो पैथोलॉजी है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट फील्ड है. तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी. तो जो पैथोलॉजी है ना उसकी 2 स्पेशलिटीज़ हैं, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी. जनरल पैथोलॉजी क्या है? इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी. इसे हम एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी भी कहते हैं, और ये फोकस करती है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डिसीज बिहाइंड सेल एंड टिश्यू इंजरी टू पैथोलॉजिक स्टिमुलाई. इसमें हम क्या फोकस करते हैं? जो भी बेसिक मैकेनिज्म है डिसीज़ का सेल या टिश्यू की इंजरी में, उसको हम इसमें देखते हैं पैथोलॉजिक स्टिमुलस की वजह से. जो रुडोल्फ विर्चो हैं वो तो फादर थे मॉडर्न पैथोलॉजी के. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कौन है? तो वो है रुडोल्फ विर्चो. उन्होंने क्या कहा था? ब्रूज टू द सेल फॉर्म्स द फाउंडेशन टू ऑल डिसीज प्रोसेस. उन्होंने क्या कहा था कि मतलब जो ब्रूस हो रहा है, ब्रूस मीन्स कोई भी चेंजेस हो रहे हैं सेल में, या फिर कोई भी लीजन हो रहा है, कोई भी स्कार हो रहा है, कोई भी ट्रॉमा हो रहा है सेल में, अगर हो रहा है ना तो वो डिसीज़ को कॉज करता है. यानी फाउंडेशन है, ये पिलर है किसी भी डिसीज़ कॉज होने का. सो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड बॉडीज मीन्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंजरी टू सेल एंड रिपेयरिंग इंजरी. यानी जो हमारी स्टिमुलस है जो कॉज कर रहे हैं इंजरी, तो सेल उस पर्टिकुलर चीज़ से कैसे रिपेयर कर रहा है, कैसे उस इंजरी से बाहर आ रहा है, इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी हमारी बॉडी कैसे उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है. ये हो गई हमारी जनरल पैथोलॉजी, जिसमें हम पूरी बॉडी का ऑल टुगेदर चेक करते हैं कि क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं जनरल पैथोलॉजी में. नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमिक पैथोलॉजी. तो सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या होता है? इन्वेस्टिगेट्स बॉडी सिस्टम एंड स्टडी ऑफ डिसीज विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम. इसमें हम जनरलाइज्ड वे से काम कर रहे थे, बट सिस्टमिक पैथोलॉजी में हम सिस्टमैटिकली काम करेंगे. यानी हम ऑर्गन वाइज चेक करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में या पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं हमारी किसी भी डिसीज़ की वजह से. इट इंक्लूड्स डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज़. इसमें डिस्टिंक्ट मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हैं स्टडीज़ के, बट जो भी एस्पेक्ट है ना वो सारे इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है.
इसमें माइक्रोस्कोपिक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक फीचर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीजेस। क्या लिखा है एग्जांपल? एडिसन्स डिसीज, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, न्यूमोनिया, लंग कैंसर एंड सो ऑन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सिस्टमिक डिसीजेस के, यानी ये पर्टिकुलर सिस्टम में ही कॉज हो रहे हैं। अब ये जो 2 स्पेशलिटीज़ हैं, इनके अलावा पैथोलॉजी के कुछ सब स्पेशलिटीज़ भी हैं। सब स्पेशलिटीज़ मतलब सब डिवीज़न, जिसमें पहला आता है हिस्टोपैथोलॉजी। अब आप हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब समझ सकते हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथोलॉजी में पैथोस मीन्स डिसीज एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो इसमें हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ में कौन कौन सी डिसीजेस कॉज हो रही हैं। It is a branch of pathology that deals with the study of disease by the examination of section taken from the tissue. इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं कौन कौन सी डिसीजेज हमारे टिश्यू में कॉज हो रही हैं, उसका एक सेक्शन लेकर उसको माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। फर्स्ट टिश्यू बायोप्सीज आर एग्जामिन्ड बाय नेकेड आइज। फर्स्टली जो हमने बायोप्सी का सैंपल लिया है, मतलब जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है टिश्यू का, उसको हम नेकेड आइज से विजुअलाइज करते हैं कि अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो वो हम चेक कर सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं उस पर्टिकुलर टिश्यू का सेक्शन लेकर, ताकि जो भी अपीयरेंस आ रही है उस डिसीज़ की वजह से टिश्यू में जो भी ऑल्ट्रेशंस आ रहे हैं उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इट इज़ फर्दर कैरेक्टराइज्ड इनटू। अब ये जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजी है ना, इसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सर्जिकल पैथोलॉजी, नेक्स्ट इज फॉरेंसिक पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी। तो ये 3 ब्रांचेज हैं, 3 सब स्पेशलिटीज़ हैं हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं, टिश्यू बायोप्सी का सैंपल ले रहे हैं। उसे हम पहले नेकेड आइज से विजुअलाइज करेंगे, फिर हम उसे माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे कि जो डिसीज़ है वो हमारे टिश्यू में कौन कौन से ऑल्ट्रेशंस को कॉज कर रही है। उसके अंदर सब स्पेशलिटी सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी में क्या करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सर्जिकली रिमूव टिश्यू, यानी हम किसी पेशेंट की सर्जरी करके उसका जो भी सर्जिकली टिश्यू रिमूव कर रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए, उसे हम एग्जामिन करते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं फ्रॉम द लिविंग बॉडी। ऑब्वियसली जो टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं वो हम लिविंग बॉडी से ले रहे हैं, टू डायग्नोस डिसीज एंड डिटरमाइन द ट्रीटमेंट प्लान, ताकि हम उस पेशेंट को कौन सी डिसीज़ हुई है या डायग्नोस कर सकें और उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेंसिक पैथोलॉजी या फिर अटॉप्सी पैथोलॉजी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी को हम अटॉप्सी पैथोलॉजी भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज रिमूव्ड फ्रॉम डेथ ऑफ द पेशेंट हु डाइड सडनली, अनएक्सपेक्टेडली और वॉलेंटली। इसमें हम किसी मरे हुए इंसान की बॉडी से टिश्यू का सैंपल लेते हैं जो भी अचानक से मर गया, यानी सडनली मर गया है या कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मरेगा, या फिर वो वॉलेंटली किसी ने उसकी जान ले ली है, तो हम उस पेशेंट की टिश्यू बायोप्सी लेते हैं ताकि हम एग्जामिन कर सकें कि उस पेशेंट के क्या क्या क्यों करते हैं हम इसे, हम कॉज डिटरमाइन द कॉज, क्यों मरा था वो इंसान, यानी क्या कॉज था उसकी डेथ का, ये पता कर सके। मैनर ऑफ डेथ मतलब उसकी किस मैनर में डेथ हुई, यानी टिश्यू इंजरी हुई थी या कोई भी नेक्रोसिस हुई थी। ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको अभी कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, बट ये आगे फर्दर वीडियोज़ में आपको समझ में आएंगे। तो हम इसमें ये पता करते हैं। उसके अलावा टाइम ऑफ इंजरी, मतलब उस पर्टिकुलर टिश्यू में, सेल में, बॉडी सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम में इंजरी कब कॉज हुई थी, कितने टाइम पहले। एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डेथ, या फिर उस डेथ के क्या कॉज थे, पेशेंट की डेथ क्यों हुई है, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ क्यों हुई है, ये हम पता करते हैं। साइटोपैथोलॉजी, साइटो का मतलब आपको पता होगा सेल, और पैथोलॉजी में स्टडी, यानी सेल में कौन कौन सी डिसीज हो रही, किस सेल में डिसीज हुई है, क्यों हुई है, क्या हुई है, ये हम पता करते हैं। इट हैज़ डेवलप्ड एज ए सब स्पेशलिटी ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, ये एक सब स्पेशलिटी है हिस्टोपैथोलॉजी की जो हमने यहाँ देखी थी। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल shed off from the lesion or tissue fluid to determine abnormalities in the cell and manifestations of disease at cellular level। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नॉर्मल सेल या फिर एबनॉर्मल सेल जो शेड ऑफ हुआ है, यानी बाहर आया है, किससे आया है, किसी लीजन से, किसी टिश्यू फ्लूइड से, ताकि उसको हम स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं सेल में और डिसीज़ का पता लगा सके सेलुलर लेवल पे। यानी अगर किसी इंसान को सेल में प्रॉब्लम हुई है तो हम उसका साइटोलॉजी टेस्ट करवाएंगे, साइटोपैथोलॉजी करवाएंगे, ताकि हमें पता लग सके ना कि सेल में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इंसान को ये डिसीज़ कंडीशन कॉज हुई है। तो ये सबसे पहली थी हिस्टोपैथोलॉजी, जिसके अंदर 3 आते हैं, सर्जिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। सेकेंड सब स्पेशलिटी है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी मीन्स, हीम मीन्स आप समझ रहे होंगे, हीम मीन्स ब्लड। तो हिमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स एंड कोगुलेशन प्रोटीन इन द ब्लड टू डिटरमाइन डायग्नोस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रांच है मेडिसिन की। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, कोई भी पेशेंट होता है तो उसका हम हिमेटोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं जस्ट टू डिटरमाइन दी कौन कौन सी सेल, RBC, WBC, है ना, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की हिमेटोलॉजिकल टेस्ट में पता कराते हैं। तो वही इसमें लिखा है, इसमें हम पता कराते हैं पैथोफिजियोलॉजी,
जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, कोगुलेशन प्रोटीन है ना, ये सारे हमारे क्या इनमें प्रॉब्लम कॉज हुई है ये पता करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें, डायग्नोसिस पता कर सकें, उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकें, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें और डिसीज़ का प्रोग्नोसिस को डिसाइड कर सकें। थर्ड आती है हमारी सब स्पेशलिटी केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी को हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम एनालिसिस करते हैं बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड, यूरिन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। केमिकल पैथोलॉजी में जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, लाइक ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं इन्हें। बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इनका, मतलब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट है, सच एज ये सारे हो गए जो भी चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस जो कॉज हो रहे हैं। केमिकल पैथोलॉजी में कौन कौन से केमिकल चेंजेस कॉज हो रहे हैं हम ये पता करते हैं। नेक्स्ट सब स्पेशलिटी है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की या फिर मेडिसिन की, जो डिटेक्ट करती है एबनॉर्मलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हमारे क्या आते हैं? टी सेल्स आते हैं, है ना, बी सेल्स आते हैं। ये सारे सेल्स जो है हमारे किस में आते हैं? इम्यून सिस्टम में आते हैं हमारे, है ना। तो वो हम इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हमारे इम्यून सिस्टम में कॉज हुई है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी को हम इन्वेस्टिगेट पैथोलॉजी भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। इट फोकसेस ऑन अनरिवीलिंग द डिसीज प्रोसेस एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिसीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल। इसमें हम ऑर्गन, टिश्यू और सेल का एग्जामिनेशन करते हैं और रिवील करते हैं कि डिसीज का प्रोसेस क्या है, किस वजह से डिसीज कॉज हुई है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिक पैथोलॉजी। जियोग्राफिक पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिफरेंसेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइप्स ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन लिविंग इन डिफरेंट एरिया इज डन अंडर द जियोग्राफिक पैथोलॉजी। मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो पीपल्स रह रहे हैं उनकी डिसीजेस में क्या वेरिएशंस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफिकल पैथोलॉजीज में इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी मेडिकल जेनेटिक्स। मेडिकल जेनेटिक्स एक ब्रांच है मेडिसिन की जो एसोसिएटेड होती है स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ इन द क्रोमोसोम एंड जीन। यानी हमारे जो भी जीन्स में, क्रोमोसोम्स में जो एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम रिलेशनशिप पता कर सके हेरिडिटी और डिसीज़। मतलब कोई भी डिसीज़ जेनेटिकली हेरिडेट है या फिर उस पेशेंट को एक्वायर हुई है हमारे पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से, तो ये हम उसमें पता लगाते हैं। और लास्ट ब्रांच है हमारे पास मॉलिकुलर पैथोलॉजी। इसमें हम जो जेनेटिक्स में आते हैं ना, क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि हम टिश्यू, ऑर्गन या बॉडी फ्लूइड में उस लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो पता कर रहे हैं और डिसीज़ को डायग्नोस कर सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। कौन सा था? इंट्रोडक्शन टू दी पैथोलॉजी। बट हमारे यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि पैथोलॉजी क्या है। इसके पहले हमें नहीं पता है पैथोलॉजी क्या है, हम नहीं समझ सकते ना कि पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब अपना हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ पैथोलॉजी एनकैप्सुलेट्स द वे वी थिंक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ डिसीज फ्रॉम इट्स कॉज टू क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, साइन एंड सिम्टम्स, नेचर, स्प्रेड एंड प्रिकॉशन ऑफ प्रिवेंट डिसीज। यानी हम पैथोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम ये पता कर सकें कि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या है डिसीज़ का नेचर क्या है, उसका स्प्रेड कैसे होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिसीज़ से कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये पता करने के लिए हम पैथोलॉजी को पढ़ते हैं। इसलिए पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, मेडिकल में स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इज क्रूशियल फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अकरेंस, कॉजेशन ऑफ डिसीज एंड इट्स मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। ये जो स्टडी है ना पैथोलॉजी की, बहुत क्रूशियल है। ये कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, पर्टिकुलर टिश्यू ब्लू दिख रहा है तो नेक्रोसिस हो रही है ना, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टिश्यू में, छोटे से छोटे भी ऑल्ट्रेशंस का पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें पता लगाना बहुत क्रूशियल है, बहुत टफ है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि वो नॉलेज को एक्वायर करें कि पर्टिकुलर डिसीज़ अकर कैसे हो रही है, उसका कॉज क्या है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? हमने तो पढ़ लिया कि हाँ, हमें उस पर्टिकुलर डिसीज़ का साइन सिम्टम पता करने के लिए, कॉजेज़ पता करने के लिए, अकरेंस, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हमें पैथोलॉजी पढ़नी चाहिए। बट पैथोलॉजी को नर्सिंग फील्ड में क्यों पढ़ना चाहिए? अगर हमें ये सब पता करना है ना, तो ये फिर हमारे जो हायर लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं लाइक MBBS, उसी में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम नर्सिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये समझते हैं। स्टडी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इन नर्सिंग कैन हेल्प नर्सेज टू अंडरस्टैंड व्हाई एनी एबनॉर्मल चेंजेस हैव अकर्ड एट सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल ड्यूरिंग द इलनेस। अब ये जो पैथोलॉजी अगर इसको हम नर्सिंग में पढ़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा, नर्सेस को हेल्प मिलेगी कि वो पता कर सकें कि उस पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन की वजह से एबनॉर्मल चेंजेस जो कॉज हो रहे हैं किसी सेल में, किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में क्यों हो रहे हैं,
जब नर्स को इस चीज़ के बारे में पता होगा तो वो बेटर तरीके से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकती है। उसे पता होगा कि हमें पेशेंट के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, पेशेंट को कौन सी केयर देनी है, पेशेंट को कौन सी मेडिकेशंस देनी है, राइट। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें ये पढ़ना होता है। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ डिसीज प्रोसेस, ये भी पता चलेगा। साथ ही साथ हाउ डिसीज आर डायग्नोस्ड एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट देम। डिसीज़ का कॉज क्या था, उसे कैसे डायग्नोज किया गया और उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए। नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी विल हेल्प नर्स टू फैमिलराइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर, राइट। अभी मैंने बताया कि उसको पता चलेगा कि पेशेंट को कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। सच एज पैटर्न एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, मतलब डिसीज़ का क्या पैटर्न है। लाइक फीवर होता है ना, तो रूमिनेंट फीवर होता है, रिकरेंट फीवर होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ फीवर होते हैं ना। तो कुछ फीवर होते हैं जैसे इवनिंग में आ रहा है ना, रिलैप्सिंग फीवर होता है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को पता चलेगा कि डिसीज़ कैसी हो रही है, कब हो रही है, किस पैटर्न में हो रही है, क्या डिसीज़ का क्लासिफिकेशन है, क्या इटियोलॉजी है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, मैकेनिज्म क्या है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए, इस पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के शो होंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज़ को, साथ ही साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिसीज़। नर्सिंग में या फिर पैथोलॉजी को पढ़ना क्यों ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कॉज ऑफ डिसीज़ को पता कर सकें। नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़, डिसीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है, किस कॉजेटिव फैक्टर्स की वजह से डिसीज़ प्रोग्रेस कर रही है, हमें ये पता चलेगा। अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर, अगर हमें किसी की भी डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम्स पता होंगे, है ना, तो हम उस डिसीज़ को कॉज होने से पहले ही उसे बचा सकेंगे, अगर कॉज पता होगा तब भी। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ कंडीशन, डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे, होने से पहले प्रिवेंट कर सकेंगे या फिर उसकी वर्सनिंग को प्रोवाइड कर सकेंगे, यानी वो डिसीज़ ज़्यादा वर्स हो, ज़्यादा हार्मफुल हो पेशेंट को, उसके पहले ही उसे हम प्रिवेंट कर सकेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ पेशेंट, राइट, ये पीछे भी लिखा हुआ था कि हम पेशेंट को इफेक्टिव केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इन पैथोलॉजी। कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट लेट मी डिस्कस कि टर्मिनोलॉजीज इन पैथोलॉजी कौन कौन से आते हैं। इसमें लिखा हुआ है पेशेंट इज द पर्सन अवेटिंग और अंडर मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट क्या है, पेशेंट एक ऐसा पर्सन है जो हमारी मेडिकल केयर के लिए वेट कर रहा है या फिर वो हमारी मेडिकल केयर को रिसीव कर रहा है या उसके अंडर है, ट्रीटमेंट के अंडर है। लीजन्स आर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन सेल एंड टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय द इंजरी और डिसीज सच एज वुंड, अल्सर और एब्सेस। लीजन क्या है, ऐसे पैथोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारे सेल में या टिश्यू में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर टिश्यू में या सेल में कोई इंजरी है या कोई डिसीज़ है, उसकी वजह से हमारे सेल में लीजन्स कॉज हो रहे हैं। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लीजन, जैसे किसी को वुंड हुआ है, कोई अल्सर हुआ है या फिर कोई एब्सेस हुआ है, तो ये लीजन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है, कॉजेटिव फैक्टर्स हैं जो लीजन कॉज कर रहे हैं। अभी जो लीजन है ये पैथोलॉजिकल चेंज है, क्यों कॉज हो रहा है, इसी इटियोलॉजी की वजह से कॉज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टर्मिनोलॉजी, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिसीज प्रोग्रेशन, यानी डिसीज कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है। लाइक अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो कैसे कॉज हो रहा था, पेशेंट जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर इनहेल के थ्रू वो वायरस को क्या कर रहे थे, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में उनके एंटर कर रहा था। वो वहाँ जाने के बाद उनकी बॉडी में एंटर कर रहा था, इम्यून सिस्टम से फाइट कर रहा था, और जब इम्यून सिस्टम फेल हो जा रहा था तो वो उस पर्सन को कोविड-19 हो रहा था, राइट। वही चीज़ है कि डिसीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है स्टेप बाय स्टेप। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिसीज, मतलब उस डिसीज़ का क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है, ये हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। डीरेंज्ड बॉडीली फंक्शंस, यानी जो हमारे बॉडी फंक्शंस है वो कौन कौन से खराब हो रहे हैं, विच अकर एज कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज़ के होने की वजह से। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी इज ए फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दी सेल ऑन टिश्यू। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज हो रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ऑर्गन दैट आर लार्ज इनफ टू सी विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। यानी जो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है ना, इसमें हमने पढ़ा था ना कि पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, है ना। तो मैक्रोस्कोपिक जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करना है। माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। और किसके अलावा क्या लिखा है, लास्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, ऐसा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज टुगेदर विद रिजल्ट ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशन दैट अराइव कंक्लूजन इन द प्रोसेस एंड आइडेंटिफाइंग स्पेशल कॉज ऑफ इलनेस। डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्या कॉज था इसका, और इसको होने की वजह से पेशेंट को कौन सी डिसीज़ कॉज हुई है, यही हमारा डायग्नोसिस होता है।
जिसको हम इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन है, जो डॉक्टर कंक्लूड करके मेंशन करता है कि हाँ दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डायग्नोसिस, राइट। तो हमारे इन 2 टॉपिक्स में इतना ही था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी एंड डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल इंजरी और सेलुलर अडेप्टेशंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।